नमस्कार साथियों, स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पर बात कर रहे हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी साथी बिहार के 3.0 का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पर्यावरण अध्ययन की बात करें, जिसमें हम सभी SCERT और NCERT की बुक पर अध्ययन कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बेहतरीन सीरीज चल रहा है। हम सभी आज की क्लास 8वां क्लास होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक हम सभी ने 7 क्लासेस को देख लिया है और आप सभी इस क्लास को देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, इस प्रश्न को देखिए, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। और एक बार आप सभी लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न जो दिए गए हैं वो आपके NCERT SCERT से कलेक्शन किया गया है। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है? करा बबुल का, लौंग का, तुलसी का या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऐसा पौधा है जो रोग प्रतिरोधक, करा भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। तो हम जानते हैं इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह प्रश्न संख्या फर्स्ट का होगा, सी ऑप्शन। तुलसी का पौधा क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, आप सभी देखते चलिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला। प्रश्न संख्या सेकंड का, लौंग का उपयोग दांतों के दर्द के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी जानते हैं लौंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम करा उठते हैं या दर्द को शांत करने में सहायता करता है। करा लौंग का वृक्ष का कौन सा हिस्सा है? मतलब देखेंगे करा कि लौंग वृक्ष का कौन सा हिस्सा, जो हम सभी का लौंग के पौधे का कौन सा हिस्सा जो है, जब हमारा दांत दर्द करता है तो हम क्या यूज करते हैं उसमें? तने को या फिर बीज को या कालिका को या फिर उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम किसको यूज करते हैं जब हमारा दांत दर्द करता है? तो हम जानते हैं वो यूज करते हैं भाई आपके कालिका का। ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। देखते होंगे लौंग में जो ऊपरी फूल टाइप का होता है उसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर आपके सामने। मिट्टी की मल्चिंग करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, देखिए यह मल्चिंग वाला क्वेश्चन आप सभी के PRT में पूछा भी गया है क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो। मिट्टी के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं या नियमित अंतराल पर खेत को संचित किया जाता है, या फिर आपका होगा यहाँ पर देखिएगा पौधे की रोपाई होती है, या ढीली सामग्री गोबर आदि के अत्यधिक वाष्पीकरण या संरक्षण को रोकने के लिए जमीन पर रखे जाते हैं, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें से राइट आंसर होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा, क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन का, मल्चिंग, मिट्टी का मल्चिंग करना एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, तो मिट्टी का जो मल्चिंग किया जाता है इसके द्वारा क्या होता है ना, कि ढीली सामग्री गोबर है आदि मिट्टी के अत्यधिक जो है वाष्पीकरण या क्षण को रोकने के लिए जमीन पर रखे जाते हैं या मल्चिंग किया जाता है। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है? कर अजोला या फिर नीला हरित शैवाल, कर अल्फाल्फा, या आपका होगा केवल 2, केवल पहला, केवल तीसरा, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या फोर्थ का क्या राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सभी का सभी यूज किया जाता है, अजोला भी, नीला हरा शैवाल भी, अल्फाफा भी। तो राइट आंसर हम कहेंगे ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 5th नंबर के लिए। करा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार की चर्चा अगर हम कर दें तो आप जानते हैं इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है। कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है मेरे भैया? देखेंगे सिनेमा में दिया जाता है, साहित्य में, या खेलकूद में, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5th का सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें, प्रश्न संख्या 6 नंबर। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? एथलीट्स के लिए, लॉन टेनिस के लिए, बास्केटबॉल, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 का, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस के लिए चर्चित है? तो हम जानते हैं, जो आप जानते होंगे सानिया मिर्जा वह लॉन टेनिस के लिए। ऑप्शन संख्या 20 द राइट ऑप्शन। किसके लिए? लॉन टेनिस के लिए, टेनिस की खिलाड़ी हैं।
सानिया मिर्जा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 7। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से, बैडमिंटन से, टेनिस से, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीवी सिंधु की बात कर रहा है तो पीवी सिंधु का किससे संबंध है? तो अब सबको को पता होगा बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आपके पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और फिर आप गलतियां करके चले आते हैं। खेलों खिलाड़ियों से संबंधित किससे संबंध है? नेक्स्ट आगे 2024 और 28 के ओलंपिक खेल कहाँ होने वाले हैं? 2024 और 28 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस और लॉस एंजलिस में, पेरिस और लंदन में, लॉस एंजलिस और लंदन में, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2024-28 के ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? 2024-28 का ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो हम जानते हैं पेरिस और लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। 2024 का जो है पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में होगा। यह आपको अच्छे तरीके से पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 नंबर का, संचार में शब्दों को बातचीत करना प्रक्रिया किस भाग के अंतर्गत आती है? प्रेषक के, संदेश के, प्राप्तकर्ता के, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा संचार में जो शब्दों का बातचीत करना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो क्या इसमें से होगा? वह होगा ऑप्शन संख्या ए, प्रेषक के अंतर्गत। मतलब संचार में जो शब्दों को बातचीत करना होता है प्रक्रिया के किस अंतर्गत आएगा? वह प्रेषक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन संख्या 9 का ए ऑप्शन ध्यान देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं? पुनर्बलन, माध्यम, अंतःक्रिया, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना कौन सा इसमें संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं होगा। तो संचार प्रक्रिया का तत्व पुनर्बलन थोड़ी ना होता है, ऑप्शन संख्या ए होगा। तो माध्यम तो होना चाहिए। अंतःक्रिया जो आप करते हैं, माध्यम किससे या किसका माध्यम का यूज करके आप बातचीत कर रहे हैं, या तो होना चाहिए संचार प्रक्रिया में। अंतःक्रिया भी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पुनर्बलन इसका कोई मतलब नहीं है। 10 का ए ऑप्शन। 11 नंबर करें, वह इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्तकर्ता संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों को अवधारणा और दृष्टिकोण में परिवर्तन करके व्याख्या करता है, क्या कहलाता है? कूट लेखन, या डिकोडिंग, या फिर आपका जवाब तलबी, या फिर आपका उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या देखिएगा 11 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता संकेत के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों की अवधारणा दृष्टिकोण में परिवर्तित करके व्याख्या करता, परिवर्तन करता है, डिकोडिंग करता है। जब परिवर्तित करता, डिकोड करता है, किसी कोड में यूज करता है, डिकोडिंग उसे बोला जाता है। आपने सुना होगा जब हम कोई चीज, जैसे हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं या हम सभी बात करते हैं किसी से, तो व्हाट्सएप वह एक डिकोड का इस्तेमाल करता है। इतना आसानी से नहीं कोई पढ़ सकता है उसे, सिर्फ व्हाट्सएप वाले ही पढ़ सकते हैं, उसको डिकोड कर देता है। तो इसलिए आप कहेंगे प्रश्न संख्या 11 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे, निम्नलिखित से संचार की प्रक्रिया में इनकोडिंग का अर्थ क्या है? इनकोडिंग का अर्थ क्या है? किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए बातचीत का उपयोग करना, या संदेश के अर्थ की व्याख्या करना है, एक संदेश को अनदेखा करना, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? देखिएगा इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संचार की प्रक्रिया में इनकोडिंग का अर्थ क्या है? अभी तक आपने देखा डिकोडिंग की बात, इनकोडिंग की पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का क्या करना? उपयोग करना। किसी विचार को व्यक्त करने के लिए जो प्रतीकों का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोला जाता है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न 12 का ए ऑप्शन। 13 नंबर का, निम्नलिखित दिए गए घरों के प्रकारों में से उसको चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वालों को बनाना चाहिए। का सपाट छत वाले बांस के घर, जो वर्षा जहां होता है, जहां भारी वर्षा होते हैं उन क्षेत्रों में गांव में रहने वाले लोगों को किस प्रकार के घर बनाने चाहिए? सपाट छत वाले बांस के घर, या सपाट छत वाले लकड़ी के घर, या बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए क्या राइट ऑप्शन होगी? जी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? तो हम जानते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें बनाने चाहिए सपाट छत वाले बांस के घर। क्या? सपाट छत वाले बांस के घर बनाने चाहिए। बहुत बेहतरीन है। देखिए सपाट छत वाले लकड़ी के घर नहीं बनाने चाहिए, लकड़ी के घर नहीं, बांस के घर बनाने चाहिए। इस प्रकार से देखिएगा, बांस के खंभों पर बने
ढालू वाले छत, तो ऐसा ढालू छत वाले घर ऐसा नहीं, तो आप देखिएगा सपाट छत वाले बांस के घर बनने चाहिए जहां पर ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से विचार करना है। देखिएगा ये सभी आप सभी की एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कलेक्शन है। आपकी एससीईआरटी बुक, जब आप बिहार की एससीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दी गई है उस बुक में। 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ईसाइयों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति आदिवासी सीसी 2011 के आधार पर की गई जाएगी। या सही कथनों पर विचार करना, केवल दो या एक और दो करा कि एक और दो में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? एक और दो। यहां पर देखिएगा एक और दो होगा, यहां देखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जी। इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब दीजिएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। दोनों, यहां पर लिख दीजिएगा दोनों। तो क्या करेक्ट ऑप्शन बन सकता है जी? आप सभी प्रश्न संख्या 14 का क्या राइट ऑप्शन हो सकता है जी? इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। करे भाई साहब आपका या कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? तो 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूर्व इंदिरा गांधी आवास को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित करना, ये पूरी तरीके से राइट है। और इससे अभी सही, ईसाइयों की पहचान के लिए ये दोनों सही है एकदम पूरी तरीके से। तो एक और दो दोनों आपका राइट ऑप्शन होगा सी। एक और दो इसमें से दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, दोनों इसमें से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने 15 नंबर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवासीय इकाई का नाम क्या होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो आवासीय इकाई का नाम क्या होना चाहिए? घर का पुरुष या घर की महिला या सरपंच या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा इसमें से इकाई का नाम क्या होना चाहिए? इकाई का नाम क्या होना चाहिए? तो इकाई का नाम घर की महिला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घर का पुरुष नहीं, घर की महिला होनी चाहिए। आपका इकाई का नाम घर की महिला होना चाहिए। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत निर्मित आवासीय इकाई का नाम घर की महिला होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना रहेंगी एससीईआरटी के, क्योंकि आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया सीधा सा कि आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी को टारगेट करके चीजें पूछी जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहिकों का चयन किसके अनुमोदन पर किया जाता है? ग्राम सभा के आधार पर, ग्राम पंचायत के आधार पर, पंचायत सचिव के आधार पर, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? 16 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? देखिएगा आपका इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अनुमोदन जो होता है पर किया जाता है वह ग्राम सभा के आधार पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो हितग्राहिकों का चयन होता है वह ग्राम सभा के आधार पर होता है। ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न आगे करा कि किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जाता है? कारण नगरीय विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, केवल एक है, केवल दो है, केवल तीन है, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 17 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? तो किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का संचालन किया जाता है? ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय। तो आपका क्या होगा? ग्रामीण और इसमें आप कह सकते हैं जी ग्रामीण और पंचायती विकास। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन संख्या डी। क्या बनेगा? इसमें से क्या होगा? आपका पूरे की पूरे इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो उपयुक्त में से तभी सभी के द्वारा किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना? तो सभी का सभी होगा। इसमें से आपका होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। तो आपका 2 3 सही है। ऑप्शन संख्या डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? यही क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया था। टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई आपका टीआरई बात करें, टीआरई 1.0 के पेपर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कब बायोस्फीयर रिजर्व या वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से राइट होगा? तो जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो जैव विविधताओं का जो संरक्षण करते हैं हम सभी, वह किसके लिए? बायोस्फीयर रिजर्व में करते हैं। ऑप्शन संख्या ए। जैव आरक्षित क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इसमें से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए
के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता जो है संरक्षण केंद्र होता है। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में कह रहा है कि कहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। कर जो नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कहां पर है, किस में है? तो हम जानते हैं अंडमान निकोबार में नहीं भाई, आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके नेशनल पार्क मिलेंगे राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न आगे 19 का सी ऑप्शन, ये सभी एससीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, करा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य अब केरल, या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो सुमेलित कौन सा? सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं? ऑप्शन संख्या सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर, क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में, ना कि आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 नंबर, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीगम या कहाँ पड़ेगा आपको? दाचीगम आपका पड़ेगा लद्दाख के क्षेत्र में। कस्तूरी मृग के लिए, गोल्डन ओरियल के लिए, पीले गले वाले मार्टन के लिए, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दाचीगम आपका कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या ए है, ऑप्शन संख्या ए कस्तूरी मृग के लिए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बस्तर क्षेत्र में स्थित है? कौन सा इसमें से बस्तर क्षेत्र में स्थित? बस्तर का मतलब है छत्तीसगढ़ में। कौन सा इसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित होगा? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा इसमें स्थित है? करा कि डिंडोली अभ्यारण्य, या राजाई राष्ट्रीय उद्यान, या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से बस्तर क्षेत्र में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस्तर क्षेत्र में जो स्थित है वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप इस बात को ध्यान दीजिए, 22 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? गोविंद सागर झील, भोपाल झील, डल झील, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सीआरटी का प्रश्न है, यह सीआरटी का प्रश्न है, और इस प्रश्न को जवाब दीजिएगा, क्या राइट आंसर होगा जी। प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर का कौन सा राइट? 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक हुआ भोपाल झील, ऑप्शन संख्या बी। कौन सा? भोपाल झील होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 24, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बूढ़ झील, संभार झील, चिल्का झील, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा होगा? सबसे बड़ी खारे पानी का झील इसमें से आपका चिल्का हो जाएगा। क्या होगा? सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे आपके सामने अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? हीराकुंड परियोजना है, या दामोदर घाटी परियोजना है, भाखड़ नागर परियोजना है, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? बहुउद्देशीय परियोजना में सतलज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। सतलज और ब्यास में पाई जाती है, सतलज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है, उसमें से होगा भाखड़ा नागर परियोजना। आपका राइट ऑप्शन होगा सी। हीराकुंड आप जानते हैं जी, हीराकुंड की बात करेंगे और दामोदर की बात करें, ये आप सभी को देखने को मिलेंगे झारखंड के क्षेत्र में। और इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा जी? आपका प्रश्न संख्या सी, 25 का सी ऑप्शन, भाखड़ नागरा परियोजना। तो ये आपका सतलज और ब्यास की बात करा, क्या सतलज और ब्यास की बात हो रही ना, सतलज और ब्यास नदी बेसिन में कौन सा होगा? वह भाखड़ा नागर परियोजना हो। नेक्स्ट आगे, कर निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? कर सतलज ब्यास महानदी कौन सा होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया, इसीलिए आप जब भी बताएंगे किस नदी पर हीराकुंड बांध है, वह महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर, ऑप्शन संख्या सी। तो आप किस देखिएगा, हीराकुंड बांध का जो निर्माण हुआ वह महानदी पर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 27 नंबर, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जल विद्युत केंद्र कहाँ, जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान नर्मदा नदी पर, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। यह आपका पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हम जानते हैं भारत का पहला जल विद्युत
विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट ऑप्शन होगा। देखते हुए चलिए, रिकॉल करते हुए चलिए, और लास्ट टाइम में आपको देखना चाहिए क्योंकि ईबीएस के क्वेश्चन 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिल करना है करा कि वह कौन सा विवाह है का एक रूप है जिसमें निचली जाति के पुरुष ऊंची जाति की महिलाओं से विवाह करते हैं। अनुलोम या प्रतिलोम या लेवीरेट या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा विवाह जो निचली जाति के पुरुष ऊंची जाति की महिलाओं से विवाह करते हैं, इसमें से कौन सा होगा? वह प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह का रूप है जिसमें से नीचे लोग के व्यक्ति ऊंचे वाले महिलाओं से शादी करते हैं। ठीक है, 28 का बी ऑप्शन। 29 नंबर, देश ए से संबंधित करा कि गोलन हाइट्स एक क्षेत्र बी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए और बी है? करा सीरिया और इजराइल, सीरिया और इजराइल, करा इजराइल और सीरिया, सीरिया और मिस्र, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 नंबर का कौन सा होगा? इसमें से सीरिया और इजराइल होगा। सीरिया और इजराइल होगा। क्या होगा? सीरिया और इजराइल होगा। देखिए देश ए से संबंधित गोलन हाइट्स एक देश बी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी है? वह सीरिया और इजराइल होगा। ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या 30, इजराइल की सीमाएं हैं। इजराइल की सीमाएं किसके साथ लगती हैं? लेबनाना और सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन और मिस्र, तुर्की, सीरिया, इजराइल, इराक और यमन, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इजराइल की सीमाएं किससे लगती हैं? इजराइल की सीमाएं किससे लगती हैं? बेहतरीन प्रश्न है जी। आप जानते हैं लेबनान किससे लगती हैं? किससे लगती हैं? लेबनान से लगती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबनान से लगती हैं और सीरिया से लगती हैं, जॉर्डन और मिस्र से लगती हैं। कैसे लगती हैं? ऑप्शन संख्या ए बनेगा, इजराइल की सीमाएं। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी चीजें आपके पेपर में, आपके बुक में दी गई हैं और पूछने जाने की संभावना रहेंगी। 31 नंबर, करा ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा स्थित है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, कैस्पियन सागर में, या फिर करा कि भूमध्य सागर में, कैरिबियन सागर में, भूमध्य सागर में, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेनाडा स्थित कहाँ है? ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? तो हम जानते हैं वह कैरिबियन सागर में है। कैरिबियन सागर में 31 का आपका बी ऑप्शन होगा। ग्रेनाडा जो है कैरिबियन सागर में है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमाएं लिथुआनिया से नहीं लगती है? किस क्षेत्र का जो है लिथुआनिया से नहीं लगता है? कौन सा, किस देश की सीमा लिथुआनिया से नहीं लगता है? पोलैंड का, यूक्रेन का, बेलारूस का, लतालिबा का, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें से रहेगा आपका राइट ऑप्शन? कौन सा, किससे करा किस देश की सीमा लिथुआनिया से नहीं लगता है? तो वह होगा यूक्रेन का। यूक्रेन देश का जो सीमा है वह लिथुआनिया से नहीं लगता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 33, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप भारत और किसके बीच विवाद का कारण है? मलेशिया के, श्रीलंका के, बांग्लादेश, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 नंबर का क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? न्यू मूर द्वीप भारत और किसके बीच का विवाद का कारण बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का क्या राइट ऑप्शन होगा? तो हम जानते हैं न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? बांग्लादेश के विवाद का कारण है। इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 नंबर को जवाब दीजिएगा। करा कि भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? कर पूर्व और पश्चिम, करा कि पश्चिम और पूर्व, या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं यहाँ पर आप क्या बना देंगे? यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हुआ। और आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर क्या पड़ेगा? बिहार पड़ेगा, और बिहार यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? गोवा पड़ेगा। तो गोवा पड़ेगा, तो कह रहा कि यहाँ पर आपका गोवा पड़ेगा। तो इससे आप देखिएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है? जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो गोवा यहाँ पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और फिर आपका गोवा। तो इससे आप देखिएगा करा कि भारत बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान है। तो यहाँ पर बिहार के संबंध में गोवा, इधर क्या पड़ेगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, और ये कितना पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम। तो आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यही तो होगा।
जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का देखना, फिर गोवा का देखना है। तो यही तो होगा भाई आपका, बिहार से हम देखेंगे तो यही तो होगा आपका, दिशा तो यही होगा भाई, दिशा तो यही होगा आपका, देख लीजिएगा आपका दिशा यही तो रहेगा ना। जब आप देखेंगे तो यही तो पड़ेगा आपका। तो राइट आंसर सीधा सा इसका आपका सी ऑप्शन बनेगा, 34 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आके हम चलेंगे प्रश्न संख्या 35 नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे की दर्पण छवियों की तरह हैं? दर्पण छवियों की तरह है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, या दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। प्रश्न संख्या 35 नंबर, प्रश्न संख्या 35 नंबर का क्या होगा जी, आप जानते हैं यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं? और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, क्या होगा? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे की छवियां हैं। ऑप्शन संख्या इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, ये सारी की सारी चीजें एससीईआरटी की बुक में हैं। कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत्र को कहा जाता है? करा कॉम्प्लेक्स, या फिलामेंट, या स्टेपल, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत्र को किस प्रकार का सूत्र कहा जाता है? किस प्रकार का सूत्र बोला जाता है? जो कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत्र हैं उनको स्टेपल सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेपल सूत्र, स्टेपल सूत्र बोला जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीजें एससीईआरटी के बुक से कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? लिनन है, रेयान है, या हेल्फ है, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल मानव निर्मित तंतु आपसे पूछ रहा है, तो मानव निर्मित तंतु जो है रेयान है, मतलब लिनन जो है बनाया, लिनन जो है कृत्रिम प्राकृतिक है, लेकिन आपका रेयान क्या है? एक मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन संख्या आप कहेंगे रेयान इसमें से राइट होगा। क्या होगा? इसमें से 37 का रेयान इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 38 नंबर, प्रश्न संख्या 38 नंबर, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम तंतु है? नायलॉन, रेयान, हेल्फ, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से आपसे करा है? इसमें से आपको ध्यान देना है जी, इसमें से कौन सा आपसे करा कि इसको आपका मानव निर्मित हो गया, रेयान हो गया। इसमें से करा कि कौन सा कृत्रिम है? जो कौन सा कृत्रिम इसमें से होगा आपका, इसमें से कृत्रिम पूछ रहा है ना, कौन सा एक कृत्रिम तंतु है, कौन सा इसमें से कृत्रिम तंतु है, वह उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन होगा आपका। इसमें लाइनान और आपका रेयान दोनों हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सीधा सा डी ऑप्शन बन जाएगा, 38 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 39 नंबर के लिए, ऊन किससे प्राप्त होते हैं? भेड़, ऊंट और याक के बाल से, या भेड़, शेर और ऊंट के बाल से, या ऊंट, हाथी और खरगोश के बाल से, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊंट किससे प्राप्त होते हैं? भेड़, ऊंट और जी याक से जी आपका जो राइट होगा भेड़, ऊंट और याक के बाल से होते हैं। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट ऑप्शन होगा, 39 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखते हुए चलिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सेशन हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न हम बात करेंगे आपके सामने है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव से लेकर जीवमंडल तक के लिए जैविक संगठन का सही क्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, या भूदृश्य, या जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, या भूदृश्य, जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? प्रश्न संख्या इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? 40 नंबर, प्रश्न संख्या 40 नंबर का क्या राइट ऑप्शन बन सकता है जी? इसका क्या राइट ऑप्शन बनेगा? अच्छा प्रश्न है, इसके लिए जवाब दीजिएगा आपका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। तो हम जानते हैं इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले जनसंख्या होगा, सबसे पहले क्या होगा? जनसंख्या होगा, जनसंख्या होगा तो समुदाय बनेगा, और समुदाय बनेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र एक तैयार होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर भूदृश्य बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन संख्या सही बनेगा, ऑप्शन संख्या बी, जनसंख्या, समुदाय, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य, इसमें से राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव से लेकर जैवमंडल तक की जैविक संगठन का सही क्रम है? तो यह होगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा अधिकृत किए गए हैं, भौतिक
स्थान पर वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोटोन, पारिस्थितिकी निकेत या आवास या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 नंबर का क्या होगा हम जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ना केवल क्या करा है, ना केवल एक द्वारा अधिकृत किए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, तो उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी निकेत बोला जाता है। किसे बोला जाता है? उसको पारिस्थितिकी निकेत बोला जाता है। उसे क्या? पारिस्थितिकी निकेत बोला जाता है। और आपको यह ध्यान में देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपकी SCERT की बुक में दिया गया एकदम हूबहू चीजें, बस वहां से आपका MCQ फॉर्म में चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। बेहतरीन। जो दो सजीवों के बीच का संक्रमणकालीन कह रहा है कि संक्रमणकालीन क्षेत्र कहलाता है इकोजोन या इकोफजोस या इकोटोन। उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। दो सजीव की बात कर रहा है, आप जानते हैं कि बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या बोला जाता है? इकोटोन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या पेपर के अलग अलग एग्जाम में चीजें पूछी गई हैं। दो सजीवों के बीच का जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र बोला जाता है, उसको इकोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक स्थान या स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक स्थान या स्थान जहां कोई जीव रहता है वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक वास, या फिर आपका करा पारिस्थितिकी तंत्र, या प्राकृतिक निकेतन, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वास्तविक स्थान या स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? जी बताइएगा, आपका क्या होगा? वास्तविक स्थान या स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक वास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक वास बोला जाता है। क्वेश्चन अच्छा है। वास्तविक स्थान या स्थान जहां कोई जीव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्राकृतिक वास बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 44 नंबर। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द अक्सर समाचारों में शब्द में देखा जाता है। अगर पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने वाले योग्य क्षेत्र की सीमा को बोला जाता है, या फिर बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी ग्रहों के अंदर के क्षेत्र को बोला जाता है, या फिर आपका बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावना, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44। तो गोल्डीलॉक्स जोन जो है शब्द है, अक्सर समाचारों में आपने सुना होगा। इसका यूज क्या होता है? इसका शब्द क्या होता है, या इसका शब्द क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप बताने का प्रयास करेंगे। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा कि यहाँ पर जो गोल्डीलॉक्स जोन जो बोला जाता है ना, वह शब्द अक्सर आप सुनते रहते हैं समाचारों में सुनते रहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग क्षेत्र की सीमा नहीं बोला जाता है, इसे गोल्डीलॉक्स नहीं बोलते हैं। या बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के अंदर के क्षेत्र को नहीं बोला जाता है, या बोला जाता है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावना बोला जाता है। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने समाचार में सुना होगा गोल्डीलॉक्स, या गोल्डीलॉक्स जो है जोन अक्सर जो समाचारों में संदर्भ में देखा जाता है, वह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावना, पृथ्वी जैसे ग्रहों पर क्या होना, जो ग्रहों पर जीवन की संभावना को तलाशने को गोल्डीलॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर है। अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार था? अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार था, इसके लिए बताएंगे कौन सा आपका हो सकता है। तो इसमें देखिएगा पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई, इसके लिए सबसे मुख्य जो है जिम्मेदार जो है तत्व कौन सा है? क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम है? भाई साहब हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को बोला जा सकता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन को नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका? हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसका क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है जी। जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार था? तो हाइड्रोजन तो हुआ है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन होना चाहिए भाई। सोडियम जो है
सोडियम क्या है, सोडियम या तो चलिए नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है, कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। तो इसमें आप कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है हमें, यहाँ पर होना चाहिए आपका, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो रहा है, तो आपको ऑक्सीजन भी यहाँ पर होना चाहिए, ऑक्सीजन भी यहाँ पर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, यह बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका बनेगा ऑप्शन संख्या बी, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 45 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 46 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों या अपघटक जीव के रूप में जाना जाता है। अपघटक के रूप में देखिएगा, विषाणु, कवक, जीवाणु या उपयुक्त में से कूट का सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, तीन या केवल एक, तीन या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न को जवाब आप जब सभी देंगे, इसमें से क्या राइट ऑप्शन, देखिएगा। आप जानते हैं सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सूर्य है ना, सबसे पहले सूर्य है, आप जानते होंगे। सूर्य अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बना देते हैं, सूर्य की बात करें तो सूर्य हो गया, और आपके सामने और भी चीज़ें बना देते हैं जी, सूर्य हो गए। और आप सबसे पहले क्या, सूर्य के प्रकाश उत्पादक के पास जाएंगे, क्या उसके पास, उत्पादक के पास, पेड़ पौधे के पास, पेड़ पौधे के पास जाएंगे। पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक है, किस क्या काम करेगा, उत्पादक का काम करता है, उत्पादक का काम करता है। उत्पादक को कौन खाएगा, उत्पादक को कौन खाएगा, वह शाकाहारी जीव खाएगा। क्या खाएगा, शाकाहारी जीव खाएगा, शाकाहारी जीव खाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता इसे बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता हम सब बोलते हैं, उपभोक्ता। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जानते हैं कि आपका फिर जाएगा वह द्वितीयक के पास जाएगा, द्वितीयक के बाद उपभोक्ता के पास फिर तृतीयक के पास जाएगा। तृतीयक के पास क्या होगा, तृतीयक को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक को हम एक तरीके से अपमार्जक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपमार्जक बोला जा सकता है। जो सड़े गले को क्या करते हैं, जो मरे को खाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मरे को जो खाते हैं, मरे हुए जीव को खाते हैं, उन्हें हम अपमार्जक बोलते हैं। हर चरण पे क्या होता है, हर चरण पर क्या होगा, हर चरण पर अपमार्जक होंगे, कि हर चरण पर क्या होंगे, अपघटक होंगे। अपघटक काम करेंगे, तो हर घटक में क्या क्या आएगा, आपका विषाणु नहीं आएगा, कवक आएगा और जीवाणु आता है, कवक और जीवाणु। आप ध्यान दीजिएगा, विषाणु कभी भी ऐड नहीं करना है, अपघटक में विषाणु कभी भी ऐड नहीं होता है, ये तो नहीं है, या है और या है। 2, 3, तो 2, 3 क्या है, किसमें है, ऑप्शन संख्या बी में है। 2, 3 ऑप्शन संख्या बी में, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन संख्या इसका बी ऑप्शन बन जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। 46 का राइट ऑप्शन होगा 2, 3 इसका। विषाणु नहीं बनता, कवक और जीवाणु हमेशा से किसका काम करते हैं, वह अपघटक का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे करा कि 47 नंबर करा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम पादप जीव जो द्रव्यमान है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम पादप जीव द्रव्यमान है, मतलब सबसे ज्यादा किस में सबसे ज्यादा पादप होंगे, किसमें सबसे ज्यादा पादप होंगे। तो हम जानते हैं पर्णपाती में तो नहीं होगा, पर्णपाती पद में नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगा। किसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगा, ऑप्शन संख्या बी। तो अब सबसे ज्यादा जो पेड़ पौधे होंगे, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे उसी में होंगे जहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहां पर ज्यादा बारिश होगी तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन संख्या 20 का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 45 नंबर, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महासागर, झील, घास के मैदान, मैग्रोव या घास के मैदान, झील, महासागर, मैग्रोव, महासागर, घास के मैदान, झील या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा प्रश्न संख्या 48 नंबर का, प्रश्न संख्या 48 नंबर का कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है।
जी, इसका ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, घटते हुए क्रम पूछ रहा, तो सबसे ज़्यादा माइग्रोन में होगा, फिर घास का मैदान होगा, फिर झील में होगा, फिर आपका महासागर में होगा। तो राइट ऑप्शन सीधा सा बी ऑप्शन, सबसे अच्छा आपका बी ऑप्शन। प्रतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा इसका सही क्रम होगा, वह मैंग्रोव वन होगा, घास के मैदान होंगे, फिर झील होगा, फिर आपका महासागर होगा। 48 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 49 नंबर। निम्नलिखित में से फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसे कहा जाता है? फूल खिलाने वाला फ्रोडीजेन या ट्राउमैटिन या जिब्रेनिक्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 49 का। तो हम जानते हैं इसमें से क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसे बोला जाता है? फ्लोरीजेन बोला जाता है। क्या 49 का ए ऑप्शन फ्लोरीजेन से बोला जाता है, फ्लोरीजेन बोला जाता है। फूल खिलाने वाले हार्मोन्स को कहा जाता है फ्लोरीजेन। 49 का ये ऑप्शन है। आज का अंतिम प्रश्न है, बिना निषेचन के फल उत्पादन को कहा जाता है? जो बिना निषेचन के फल उत्पादन को क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन बोला जाता है, या अनिषेक फलन बोला जाता है, या अपयुग्मन बोला जाता है। उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा पेपर आपके पेपर में आने की संभावना रहेंगे। क्वेश्चन क्या इसे बोलते हैं, या क्या इसे हम बोलते हैं करा कि बिना निषेचन के फल उत्पादन को कहा जाता है? क्या अनिषेक जनन? नहीं। क्या अपयुग्मन? नहीं। उसे अनिषेक फलन बोला जाता है, अनिषेक फलन बोला जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पेपर में आने की संभावना रहेंगी। 50 प्रश्न। देखिए साथियों, आप सभी के सामने हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला रखने का प्रयास किए हैं, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को लगातार मेरे द्वारा आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है। एक इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं, जैसे आपको कितने 50 क्वेश्चन का सीरीज मिल रहा है, 50 क्वेश्चन का सीरीज मिल रहा है सीरीज, और यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस सीरीज की अगर बात करेंगे तो महत्वपूर्ण होगा आपके या टीआरई 3.0 के लिए, 3.0 के लिए। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप कभी, क्योंकि आपका जो बोला गया था वह सीआरटी और एनसीईआरटी का बुक के एनसीईआरटी बोला गया है, या सीआरटी और एनसीईआरटी के बुक का क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की, और आप सभी सीख भी रहे होंगे। अगर हम पीआरटी के स्टूडेंट की बात करें, तो कम से कम ईवीएस के जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वह 15 प्रश्न पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिकॉल करके जाना है, समझ लेना है। और अभी तक 8 वीडियो आपको, 8 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, और उसे अच्छे से वॉच कर लीजिए, देख लीजिएगा, और पेपर देने फिर जाइएगा। तो सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू क्लास।